नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पेपर नंबर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उसका रिवीजन करेंगे क्योंकि आपकी कल एग्जाम है। तो हम बात करें पेपर नंबर फर्स्ट की। देखो पेपर फर्स्ट कौन सा आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हम बात करें विविक्त गणित की। तो आपके यही वही पेपर 40 नंबर का है। 5 यूनिट आएंगी, प्रत्येक यूनिट होगी आपके 8 नंबर की। देखो हम सिलेबस की बात करें तो यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको तेज पढ़ाऊंगा। देखो यूनिट फर्स्ट नंबर फर्स्ट में आपके दो चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड। वैसे थर्ड भी है लेकिन थर्ड की कोई आवश्यकता है नहीं। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो आपके चैप्टर है एक्सरसाइज नंबर 11। देखो यूनिट नंबर थर्ड की बात करें तो आपके दो चैप्टर हैं इसमें, 8 और 11। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज है 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4। और यूनिट नंबर 5 की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज है एक तो 5.5 और एक चैप्टर नंबर 6। तो ये आपका सिलेबस है। तो आज जितना मैक्सिमम हो उतना अपन कवर करेंगे और तेज स्पीड से कवर करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट की, जिसमें आपकी एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? फर्स्ट है। एक्सरसाइज फर्स्ट कौन सी है आपके? सेट्स, समुच्चय। देखो परिभाषा बताने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि नॉर्मल आप 11th 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है? समुच्चय होता है। समुच्चय कई प्रकार के होते हैं, जैसे रिक्त समुच्चय होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को किससे लिखा जाता है? फाई से या मंझले कोष्ठक से लिखा जाता है। एक होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय भी आप जानते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो। परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। और अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो। ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। कोई तुल्य समुच्चय क्या होता है कि कोई भी दो समुच्चय हैं, वो तुल्य समुच्चय कब होंगे? जब दोनों समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। जैसे ए में 3 अवयव हैं तो बी में भी कितने अवयव होने चाहिए? आपके पास 3 ही अवयव होने चाहिए। तब वो समुच्चय कैसे होंगे? ये दोनों समुच्चय आपस में क्या कहलाते हैं? तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ऐसे ही समान समुच्चय क्या कहलाते हैं? जैसे आपके पास कोई समुच्चय ए है और उसमें मान लीजिए 3 4 9 है, तो बी में भी क्या होना चाहिए? 3 4 9 ही। ये क्या होता है? समान समुच्चय होता है। ए और बी हैं, वो समान समुच्चय कब होंगे? जब ए में 3 अवयव हैं, ए में जो अवयव हैं वही अवयव किस में होने चाहिए? बी में होने चाहिए। कहने का अर्थ ए और बी में अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। अवयवों की संख्या समान नहीं, अवयव ही समान हो। जैसे ये ए में 3 4 9 है तो इसमें भी 3 4 9 होना चाहिए। तब समुच्चय कैसे होंगे? समान समुच्चय। और तुल्य समुच्चय में क्या देखते हैं? अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए कि इसमें 3 अवयव हैं तो इसमें भी 3, इसमें 5 है तो इसमें भी 5। तो एक बात आप समझ गए होंगे कि समान समुच्चय हमेशा क्या होते हैं? तुल्य समुच्चय होते हैं। ऐसे हम बात करें, देखो यूनियन की बात करें, हम बात कर रहे हैं यूनियन की संघ की बात कर रहे हैं कि दो समुच्चय हैं या 3 समुच्चय हैं, कितने भी समुच्चय हैं तो उनका यूनियन कैसे निकालते हैं वो देखो। जैसे आपके पास दो समुच्चय हैं ए और बी, जैसे ए में कुछ भी मान लीजिए आपके पास 1 5 9 है और बी में क्या है? ए है 5 है, कुछ भी मान लीजिए 11 है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? इसमें ए और बी के कंप्लीट अवयव आ जाते हैं, जैसे 1 5
9, यहाँ से ए, और यहाँ से कौन सा आ गया, 11 आ गया आपके पास। डायग्राम की बात करें, जैसे आपके पास ये ए है और ये कौन सा है, बी है। ये ए है और ये क्या है, बी है। तो यूनियन क्या होगा, ये कंप्लीट भागा जाएगा, इनका जो कंप्लीट पार्ट है ए और बी का, वो क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। ये क्या है, कंप्लीट जो छायांकित भाग है वो क्या है, ए यूनियन बी है। ऐसे ही देखो, हम इंटरसेक्शन की बात करें, सर्वनिष्ठ की बात करें, हम बात करते हैं सर्वनिष्ठ की, इंटरसेक्शन की। हाँ, ये आप समझ रहे होंगे कि आपकी कल की एग्जाम है, तो उसको देखते हुए बहुत तेज स्पीड से, थोड़ा सा स्पीड को भी तो और भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कल ही एग्जाम है। अब आराम से बना दे 10 घंटे का वीडियो तो आप पॉसिबल, आपने तो उसको पढ़ोगे। तो उस एग्जाम को देखते हुए एक वीडियो बनाया जा रहा है तेज स्पीड से। इंटरसेक्शन की बात करें अपन, श्रवनिष्ठ की बात करें, जैसे आपके पास दो समुच्चय हैं, जैसे एक तो समुच्चय कौन सा आपके पास, ए है। ए में कुछ भी मान लीजिए आप, 1 2 4 मान लीजिए, बी में क्या मान लीजिए, 1 3 4। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, सभी विद्यार्थी जानते हैं, वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इनकी डायग्राम की बात करें, देखो ये सब जानते होंगे आइलर आरेख के बारे में। ये यूनिवर्सल सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, इसको किससे लिखा जाता है, यू से। अब इसके दो उप समुच्चय हैं ए और बी, तो वो यू के अंदर ही आएंगे आपके पास, ये ए है और ये बी है। इंटरसेक्शन में कौन सा भाग आता है, कॉमन आता है। जैसे यहाँ दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स थे आपके पास, 1 और 4, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से आएंगे, 1 और 4 आएंगे। ये कौन सा भाग है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी है। ये कौन सा भाग है, ये ए इंटरसेक्शन बी। देखो हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, जैसे इसमें कोई एलिमेंट्स आपके पास एक्स, एक्स है, वो ए इंटरसेक्शन बी में कब होगा, जब एक्स ए में भी होगा तथा एक्स किस में होगा आपके पास से, बी में भी होगा। जब एक्स दोनों में होगा तब एक्स किस में होगा, ए इंटरसेक्शन बी में। तो याद रखना, जब इंटरसेक्शन की बात हो तो क्या लिखा जाता है, थता लिखा जाता है। थता अगर समझ गए कि एक्स ए में हो, एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी, तब एक्स ए इंटरसेक्शन बी में होगा। देखो पीछे यूनियन आया था, उसकी भी बात कर लेते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की बात करें, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, कहने का अर्थ कोई एलिमेंट्स है एक्स, वो ए यूनियन बी में कब होगा, कि या तो एक्स ए में हो या एक्स किस में हो, बी में हो, या दोनों में भी हो, तब भी एक्स है वो किस में आएगा, ए यूनियन बी में आएगा। कि या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में भी हो सकता है, तो भी वो एक्स है वो किस में आ जाएगा, ए यूनियन बी में। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में कब आएगा, जब वो ए में भी हो तथा एक्स बी में भी हो, दोनों में होना चाहिए वो। देखो आगे हम बात करते हैं, सबसेट की बात करते हैं, उप समुच्चय की बात करते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे सबसेट का साइन, ए सबसेट बी। कहने का अर्थ कोई समुच्चय ए है वो बी का उप समुच्चय कब होगा, ध्यान से सुनना कि उप समुच्चय क्या होता है। जैसे यहाँ ए है वो किसका उप समुच्चय है, बी का। ए क्या है, बी का आपके पास क्या है, उप समुच्चय है, आपके पास सबसेट है। तो ए है वो बी का उप समुच्चय कब होगा, जब ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान हो, बी में विद्यमान हो, तब ए क्या होता है, बी का उप समुच्चय होता है। जैसे हम बात करें, ए इक्वल ले लिया आपने कुछ भी, 1 6 कुछ भी ले लिया 9, और ये बी लेके चल रहे हो आप 1 2 3 4 6 8 9 10, तो यहाँ ए सबसेट क्या है, बी है, क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव कहां से ले रहे हो आप, बी से ले रहे हो आप। 1 भी देखो बी में है, 6 भी है वो देखो बी में है, और 9 भी किस में है, बी में है। तो यहाँ एक इसका उप समुच्चय आपके पास, बी का उप समुच्चय आपके पास। उप समुच्चय आप समझ गए होंगे, छोटे वाला है, बड़े वाले का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है आपके पास।
एक बात का ध्यान रखना, एक तो फाई क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। और कोई भी समुच्चय है वो स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान है, तो ए का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। फाई में कोई अवयव है ही नहीं ऐसा जो ए में विद्यमान नहीं हो, क्योंकि फाई तो रिक्त होता है। तो फाई का भी प्रत्येक अवयव, नियम फैल थोड़ी हुआ कि फाई में कोई एक ऐसा अवयव हो कि जो ए में नहीं हो, ऐसी कोई बात यहाँ लागू नहीं हो रही। तो फाई का तो प्रत्येक अवयव किसमें विद्यमान है, ए में विद्यमान है, क्योंकि फाई में कोई अवयव ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि फाई का प्रत्येक अवयव किसमें विद्यमान है, ए में विद्यमान है। तो फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। देखो हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की, बात करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय की बात करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट की बात करें हम, जैसे आपके पास अनेक समुच्चय दे रखे हैं, उनमें सबसे बड़ा समुच्चय जिसके अन्य सभी समुच्चय क्या हो, उप समुच्चय हो, तो सबसे बड़े समुच्चय को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। इसको किससे लिखा जाता है, यू से लिखा जाता है। जैसे यू है 1 से लेकर मान लीजिए आपने 10 तक ले लिया। ए क्या लेके चल रहे हो आप, कुछ भी ले लिया कि आपने 1 7 8 ले लिया। बी आपने ले लिया 1 2 5, कुछ भी ले लिया 1 2 6। तो यहाँ 3 समुच्चय दे रखे हैं। यहाँ जो यू के अलावा जो अन्य 2 समुच्चय हैं ए और बी, वो किसके उप समुच्चय हैं, यू के। तो दिए गए समुच्चय में सबसे बड़ा समुच्चय कौन सा है, यहाँ यू है। तो यू को क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय के अन्य समुच्चय क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। देखो वैन आइलर आरेख की बात करें तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, वो देखो। सार्वत्रिक समुच्चय को हमेशा आयत या वर्ग से लिखा जाता है, और यू से डिनोट करते हैं। और अन्य जितने भी समुच्चय हैं ए बी, वो सब क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं। जैसे ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। त्रिभुज से भी ले सकते हो आप, जैसे ये डी हो गया आपके पास। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दिए गए समुच्चय में सबसे बड़ा समुच्चय होता है जिसके अन्य सभी समुच्चय क्या होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। तो याद रखना, यहाँ ए है वो भी किसका सबसेट है, यू का। बी भी किसका सबसेट है, यू का। देखो आगे हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री सेट की, बात करें पूरक समुच्चय की बात करें। कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बात करें, पूरक समुच्चय की बात करें, जैसे आपके पास कोई भी सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री किससे लिखा जाता है, ए डैश से या ए की पावर सी से लिखा जाता है। और इसका मान कैसे निकालते हैं, यू माइनस ए। जैसे ए डैश का अर्थ क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो ए का आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, उसके लिए आपको यू चाहिए। यू में से किसको घटा देना, ए को घटा देना। जो भाग आएगा, जो भी सेट आएगा, वो सेट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा आपके पास। जैसे हम बात करें वैन आइलर आरेख के द्वारा, या यू कुछ भी ले लिया आपने, जैसे मान लीजिए 1 2 3 10 तक ले लिया, और ये ए ले लिया आपने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ए डैश क्या होगा, आपको यू में से क्या घटाना पड़ेगा, ए। तो घटाना आप जानते होंगे, यू में से आप ए घटाओगे तो कौन कौन से घटेंगे, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, कौन कौन सा बचेगा, 6 7 8 9 और 10 बचेगा आपके पास। देखो लिखने का तरीका क्या होता है वो देखो आप। जैसे आपके पास ये यू है, ये क्या है, यू है, ये कोई सेट आपके पास क्या है, ए है। तो हम बात करें ए डैश कौन सा होगा, जो बच गया ना भाग, वो कंप्लीट कौन सा भाग होगा, ये भाग क्या होता है, ए डैश होता है। कहने का अर्थ ए और ए डैश, इन दोनों का यूनियन क्या होता है, यू के बराबर होता है। जैसे यहाँ ए और ए डैश का यूनियन लेते हैं तो पूरा यू आ जाता है, पूरा ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता। जैसे ए में 1 2 3 4 5 है, ए डैश में क्या है 6 7 8 9 10, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है। अरे यूनियन तो समझ गए आप। कहने का अर्थ कोई अवयव मान लीजिए यू में तो हो, लेकिन कोई एलिमेंट्स मान लीजिए एक्स है, वो ए में नहीं है, तो कंफर्म है वो किस में होगा, फिर ए डैश में, क्योंकि यू का एलिमेंट्स तो है वो। और फिर वो एक्स ए में नहीं है तो फिर वो कहाँ है, विद्यमान है ए डैश में। तो कई बार आप देखो कि आगे भी जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए है, एक्स ए में है, तो फिर एक्स किस में नहीं होगा, ए डैश में नहीं होगा। ध्यान रखना, क्योंकि ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता। ए अंदर वाला भाग है, ए डैश कौन से वाला भाग है, बाहर वाला भाग है। तो ध्यान रखना,
ए यूनियन ए डैश किसके बराबर, यूनिवर्सल सेट के बारे में आप समझ गए होंगे। जैसे आपको बी डैश निकालना है तो कैसे निकालोगे, यू में से क्या घटा दो, बी घटा दो। जैसे आपके पास ये है, ये पूरा यू है, ये कौन सा भाग है, बी है, तो बी डैश कौन सा होगा, ये बाहर वाला। यू में से आप बी को घटाते हैं तो जो बच गया भाग वो कौन सा होगा, बी डैश होगा। तो एक तो इन चीजों का ध्यान रखना, चाहे कुछ ही हो, बी इंटरसेक्शन बी डैश, कोई भी सेट्स और उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट का इंटरसेक्शन 5 होता है, और यूनियन किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है उसका। ओके, देखो अब हम बात करें डिफरेंस की, बात करें अंतर की, बात करें कि समुच्चय का अंतर कैसे निकालते हैं। देखो कोई भी दो समुच्चय हैं उनका आप अंतर कैसे ज्ञात करोगे, वो चर्चा करते हैं। जैसे आपके पास कोई सेट है ए दे रखा है, ए कुछ भी मान लीजिए आप, 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए आप, आपने जैसे ले लिया 1 2 3 4, यहां से लेके चल रहे हो, नॉर्मल ले लीजिए 5 6 7 8, और आपको इसमें से किसको घटाना है, बी को घटाना है। बी कुछ भी है, 2 5 6 7 8 9 10 है, जैसे 8 9 10 कुछ भी ले लीजिए आप। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a माइनस बी ज्ञात करना है। तो पहले मैं a माइनस बी की परिभाषा बता देता हूं। a माइनस बी का अर्थ क्या होता है, समुच्चय a के वे सभी अवयव, देखो a माइनस बी में a के अवयव आते हैं, और a के वे सभी अवयव आएंगे जो b में नहीं है। तो a के वे सभी अवयव बताओ जो b में नहीं है। b में कौन कौन से हैं, पहले वो अवयव देखो, देखो 2 है, वो किस में है, 5 भी है, एक अवयव b में है, 6 भी देखो b में है, 7 भी b में है, 8 भी b में है। तो कौन कौन सा बच गया, a माइनस बी में बच गया 1 3 4 बच गया आपके पास, ये a माइनस बी होगा। ये 9 10 वगैरह नहीं आएगा आपके पास, एक ही अवयव आते हैं। a माइनस बी का अर्थ क्या होता है, दो समुच्चयों का अंतर, जैसे a माइनस बी, a के वे सभी अवयव जो b में विद्यमान नहीं हो। देखो दोनों में जो कॉमन है वो काट दिया करो, और फिर जो a के एलिमेंट्स बच गए वो a माइनस बी में आएंगे, b का कोई रोल नहीं रहता। यदि आप b माइनस ए ज्ञात करते हैं, इसकी परिभाषा कैसे बोलते हैं आप, b के वे सभी एलिमेंट्स जो a में विद्यमान नहीं है। जैसे यहां हम बात करें 2 5 6 7 8, ये b के एलिमेंट्स हैं जो किस में विद्यमान है, a में, और b माइनस ए का अर्थ होता है b के वे सभी अवयव जो a में नहीं है। तो कौन कौन से अवयव a में नहीं है, 9 और 10, ये क्या होगा, b माइनस ए होगा। देखो डायग्राम के द्वारा भी हम बात कर लेते हैं। ये जैसे आपके पास a है, ये क्या है, b है, ये a है, ये क्या है, b है, तो आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट होता है। a माइनस बी क्या होता है, a के वे सभी अवयव जो b में नहीं है। ये वाला भाग देखो b में भी है, a का है ये वैसे, लेकिन b में भी है, तो ये भाग a माइनस बी में नहीं आएगा, क्योंकि a माइनस बी क्या होता है, a के वे सभी अवयव जो b में नहीं है। और हम बात करें ये वाला भाग है, वो क्या होगा, b माइनस ए, क्योंकि b माइनस ए की परिभाषा क्या होगी, b के वे सभी अवयव जो a में विद्यमान नहीं है वो क्या होंगे, b माइनस ए होगा। तो ध्यान रखना, लिखने का तरीका कैसे होता है वो भी देखो। जैसे हम a माइनस बी की बात करें तो x है, तो x है वो a माइनस बी में कब होगा, जब x a में तो हो, लेकिन x किस में नहीं होना चाहिए आपके पास से, b में नहीं होना चाहिए। x a में तो हो लेकिन x किस में नहीं हो, b में नहीं हो, तब x किस में होगा आपके पास, a माइनस बी में होगा। ध्यान रखना, x a में तो हो, यही तो बात है। जैसे a माइनस बी है, इसमें 1 है, तो 1 है वो a में तो है, लेकिन 1 देखो b में नहीं है। ध्यान रखना, माइनस को भी किससे लिखा जाता है, थता से, इंटरसेक्शन को भी किससे लिखा जाता है, थता से, लेकिन माइनस में क्या आता है, आगे वाला क्या आता है, नॉट बिलोंग्स टू आता है। ओके, देखो हम समुच्चय के गुणन की बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, गुणन की बात कर लेते हैं। तो एक बार बात को समझो आप, सब जानते हैं a क्रॉस b, यदि दो समुच्चय का आप मल्टीप्लाई करोगे तो किस प्रकार के अवयव आएंगे, इसमें एक्स वाई प्रकार के आएंगे। तीन समुच्चय का गुणा करोगे तो किस प्रकार के अवयव आएंगे, एक्स वाई जेड। और आपको पता है स्मॉल ब्रैकेट आता है, यहाँ x किस में होता है, a क्रॉस b में, तो x किस में होता है, a में, और y किस में होता है, b में होता है। तो ध्यान रखना, गुणा वैसे आपको करना आता है, सिंपली आप जानते होंगे। तो a क्रॉस b है तो उसमें एक्स वाई प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, x किस में होता है, a में, y किस में होता है, b में। याद रखना, गुणा में भी कौन सा आता है, थता आता है, लेकिन आप इंटरसेक्शन में देखना, यहाँ x है तो यहाँ भी x, लेकिन इसमें देखो यहाँ x है, यहाँ क्या है, y है। इंटरसेक्शन भी आया था अपने पास पीछे,
इंटरसेक्शन में यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स। वैसे कंफ्यूज मत होना सर, थता आ गया तो इंटरसेक्शन लगाएं कि एक क्रॉस बी, क्योंकि माइनस में तो आप आगे वाला नोट बिलोंग्स टू देख के समझ जाओगे कि माइनस आएगा, लेकिन थता आ गया और नोट बिलोंग्स टू भी नहीं दे रखा तो आप समझना कि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी क्या है, एक्स है इंटरसेक्शन में, तो वहां देखो इसमें एक्स और वाई होता है। समझ रहे हो मेरी बात आप? अरे नॉर्मल सी बात है, क्रॉस बी को तो पहले वाला एलिमेंट्स ए का होता है और बाद वाला एलिमेंट्स किसका होता है, पी का होता है। वैसे थता की जगह आपको कई जगह और भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप तो थता लिख दिया करो, गुणा में और भी इस्तेमाल शब्द कर सकते हैं। देखो अब हम आगे बात करें, सममित अंतर की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर लेते हैं। देखो तो कोई भी दो सेट हैं, उनका सममित अंतर किससे लिखा जाता है, ध्यान रखना उसका साइन होता है ओ प्लस, और ए ओ प्लस बी किसके बराबर होता है, ए माइनस बी यूनियन होता है आपके पास से बी माइनस ए, या ए यूनियन बी में से आप किसको लेस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी को। ए ओ प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो दोनों का सेम ही अर्थ है। हम बात करें डायग्राम से, ये ए है और ये क्या आपके पास बी है। ए माइनस बी कौन से वाला पार्ट होता है, ए माइनस बी ये वाला भाग होता है, आपको पता है। बी माइनस ए कौन सा भाग होता है, ये वाला। इनका यूनियन तो कौन से वाला भाग आ गया, ये और ये आ गया। और वो देख लो चाहे ए यूनियन भी कौन सा होता है, कंप्लीट, उसमें से कौन सा लेस करना है, ए इंटरसेक्शन भी हटाना है, तो वो ये वाला भाग ही बचेगा। तो याद रखना है, सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें सममित अंतर की, तो उससे किससे लिखा जाता है, ओ प्लस से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, ओ प्लस से लिखा जाता है। और ए ओ प्लस बी का मान किसके बराबर होता है, दोनों शब्द आपके याद होंगे होंगे होंगे, एक तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, एक ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो देखो ये थोड़ा सा बेसिक आपको कंप्लीट हो गया। मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे एक तो आपके इंपॉर्टेंट है दे मोर्गन नियम, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो ज्यादा मैटर नहीं करवा सकते, कोई इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ मैं। एक तो दे मोर्गन नियम की बात कर लेते हैं हम। देखो दे मोर्गन नियम की हम बात कर रहे हैं। दे मोर्गन नियम क्या होता है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा कि एक तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री आता है, और यहाँ क्या आ जाता है, यूनियन आ जाता है। ध्यान रखना। इसके हम सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले देखो मैं आपको एक दो छोटी मोटी बातें बता देता हूँ ये प्रूव करने वाले, कहीं आप वो मत करना ए और बी कोई दो सेट ले लो आप समुच्चय, ए में 1 2 3, बी में कुछ ले लिया आपने 5 6 7 और आप प्रूव कराने लग जाओ, यू कुछ मान लो, नहीं। ये ए बी कोई सेट है, स्वैच्छिक आर्बिटरी सेट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं ए बी के मान। तो हम यहाँ थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक दो बेसिक बातें बता दूं। जैसे कोई एलिमेंट्स एक्स है वो ए में है, और यदि एक्स किस में आ गया, बी में भी आ गया। जैसे आप एक्स को कहां से मान के चल रहे हो, ए से, और वो एलिमेंट्स किस में आ गया, एक्स बी में भी आ गया, तो इसका अर्थ क्योंकि स्वैच्छिक अवयव होता है एक्स ए का, और वो एलिमेंट्स किस में है, बी में भी आ गया, तो इसका अर्थ है कि ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है, बी में। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है, इसका अर्थ क्या है, ए सबसेट बी। तो ऐसे हम क्या प्रूव करवाते हैं, सबसेट प्रूव करवाते हैं। और याद रखना, यदि मान लीजिए ए सबसेट बी हो और बी सबसेट क्या हो, ए हो, तो इसका अर्थ क्या होता है कि ए बराबर क्या होगा, बी होगा। ये तभी पॉसिबल है, ए बराबर कुछ भी ले लिया आपने 1 2, और बी बराबर ले लिया आपने 1 2 4 ले लिया, मान लीजिए कुछ भी ले लिया 1 2 4 ले लिया।
ए बराबर 1 2 ले लिया, बी इक्वल ले लिया 1 2 4। तो यहाँ ए सबसेट तो क्या आपको पता है बी है, लेकिन यहाँ बी सबसेट ए नहीं होगा क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव किसमें विद्यमान नहीं है, ए में विद्यमान नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो। अब है क्या बी सबसेट ए, बी सबसेट ए नहीं होगा यहाँ अभी तो। यहाँ हम देखें वर्तमान जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग देखें अपन, तो बी सबसेट ए अभी नहीं है, नॉट सबसेट है ये। अब देखिए आप, अब ए बी का भी सबसेट है, बी किसका सबसेट है, ए का भी। तो समझाने का अर्थ यही है कि यदि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। थोड़ी देर पहले देखा था मैंने 4 लिया था, वहां ए तो बी का सबसेट हो गया था, लेकिन बी किसका सबसेट नहीं था, ए का। तो ए बराबर बी भी नहीं था क्योंकि ए में 1 2 था और बी में 1 2 4 था। अब देखो ए में भी 1 2 है और बी में भी 1 2 है, ए भी बी का सबसेट है क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव किसमें, ए में है। तो याद रखना यदि ए सबसेट बी हो और बी सबसेट ए हो तब कौन सा चिन्ह आता है, बराबर का। तो कभी भी बराबर दिखाना हो ना, जैसे हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना आपको, एक बार इसको इसका सबसेट दिखाएंगे और एक बार इसको इसका सबसेट। सबसेट कैसे दिखाते हैं, जैसे ए को बी का सबसेट दिखाना है तो एक अवयव कहां से लेके चलना है, ए से, और उस अवयव को किसमें दिखाना है, बी में। तो वही है, एक अवयव कहां से लेके चलेंगे, यहाँ से, उसको इसमें दिखा देंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर एक बार एक अवयव यहाँ से लेके चलेंगे और उस अवयव को इसमें दिखाएंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। फिर समीकरण 1 और 2 से दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऐसे प्रूव किया जाता है। देखो हमें वे मॉर्गन नियम दिखाना है, इसमें दोनों नियम दिखाए जाते हैं। अपन सबसे पहले फर्स्ट नियम दिखा रहे हैं। नियम कैसे दिखाया जाएगा, वही दोनों को इक्वल दिखाना है तो एक बार इसको इसका सबसेट, एक बार इसको इसका सबसेट। सबसेट कैसे दिखाते हैं, एक अवयव कहां से लेके चलेंगे, एक्स, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री से लेके चलेंगे। अब ये बताओ एक्स इसमें है, एक्स इसमें नहीं होगा, यदि कॉम्प्लीमेंट्री को उठाओगे तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा। अब एक्स है वो ए यूनियन बी में नहीं है, तो इसका अर्थ है कि एक्स ए में भी नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है। याद रखना, नोट बिलोंग्स टू आ जाए और यूनियन दे रखा हो उसको किससे लिखा जाता है, थता से। नोट बिलोंग्स टू आ जाए और इंटरसेक्शन दे रखा हो उसको किससे लिखा जाता है, या से। और यहां नोट बिलोंग्स टू है तो यहां भी नोट बिलोंग्स टू आएगा, बोलने से देख लो आप। देखो एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, इसका अर्थ है कि एक्स ए में भी नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है। यदि यहाँ या लिखते तो इसका अर्थ होता है कि या तो एक्स ए में नहीं या एक्स बी में नहीं है, किसी एक में भी हो भी सकता है। लेकिन थतास्य का अर्थ होता है कि एक्स ए में भी नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है। एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए तथा एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तब एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या है, ए यूनियन बी। फिर एक्स ए यूनियन बी में नहीं होगा। तो याद रखना, यूनियन हो आपके पास से और नॉट बिलोंग्स टू हो तो आप समझ जाना क्या आएगा आपके पास, थता आएगा। हाँ, यूनियन को कहीं या मत लिख देना है, ध्यान रखना। नॉट बिलोंग्स टू है, थता आएगा। अब एक्स ए में नहीं है तो एक्स किस में होगा आपके पास, ए डैश में होगा। एक्स बी में नहीं है तो एक्स किस में होगा, बी डैश में होगा, ये जानते हो आप। अब थता दे रखा है दोनों जगह, एक्स भी है तो इंटरसेक्शन आएगा आपके पास ए डैश, क्योंकि अब कोई नॉट बिलोंग्स टू थोड़ी है कि थता को आप यूनियन लिखोगे, वो तो नॉट बिलोंग्स टू होता है तब लिखा जाता है। तो बिलोंग्स टू है तो एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो एक्स कहां से लेके चले आप बताओ, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री से। और एक्स को आपने किस में दिखा दिया, ए डैश थता, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या पढ़ने, यहाँ थता है तो कौन सा साइन आएगा आपके पास से, इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि बिलोंग्स टू है। नॉट बिलोंग्स टू हो ना तब थता, वो तो क्या लिखा जाता है, यूनियन। अब तो बिलोंग्स टू है थता है तो हम जानते हैं इंटरसेक्शन लिखते हैं। तो एक्स कहां से लेके चले आप, कहने का अर्थ इससे कोई अवयव लेके चले और वो अवयव इसमें भी है, कहने का अर्थ इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, तो ये किसका सबसेट है, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। एक्स ए से लेके चलते हैं और एक्स बी में आ जाता है तो ए सबसेट भी होता है। एक्स यहां से लेके चले और एक्स इसमें आ गया तो ये इसका सबसेट होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो फिर आगे इसके कन्वर्स भी दिखाना है आपको, क्योंकि इक्वल दिखाना है तो एक बार इसको इसका और एक बार इसको, तो एक साइड ही प्रूव किया करो आप, एक साइड डायरेक्ट लिख दिया करो। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि देखो आपको लिखना पूरा है। मैं अब समय को देखते हुए, कल ही एग्जाम है तो आपको पता है इतना टाइम नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ये चीजें बता रहा हूँ। ये विपरीत साइड आपको प्रूफ नहीं करानी है, डायरेक्ट लिखनी है कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ए यूनियन बी डैश।
और फिर समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, आपको पता है समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट हो तो हम जानते हैं दोनों क्या होते हैं, फिर इक्वल होते हैं आपके पास। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपने प्रूव करा दिया। सेम टू सेम डिटो इसका प्रूव करना है, वही है, एक्स यहाँ से लेके चलना है, फिर डैश है तो नहीं होगा, फिर यहाँ इंटरसेक्शन आएगा और नोट बिलोंग्स टू हो तो इंटरसेक्शन को क्या लिखते हैं, या लिखते हैं। सेम टू सेम इसकी 2 कॉपी है, सेकंड वाला पार्ट तो रटने की कोशिश मत करना, आपको समझने की कोशिश करनी है। तो ये डे मोर्गन नियम इंपॉर्टेंट है। और मैं कोई बात देख लेता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो। ये देखो कुछ एग्जाम्पल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। जैसे एक बार राजस्थान 2016 में पूछा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2016 में आया था, ये कौन से वाला आया था कि प्रूव दैट, क्या पूछा था वो देखो आप। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और बराबर क्या आएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जैसे ये प्रूव करना है अपने को, तो कैसे एक बार देख लेते हैं। ये है क्या, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये तो वही नियम आ गया वो सम्मित अंतर वाला, ओ प्लस वाला। ओ प्लस में दोनों मान लिखाए थे ना मैंने, बराबर होते हैं सम्मित अंतर वाली परिभाषा में। अब इसको प्रूव करना है अपने को। अब एग्जाम में आ गया तो ध्यान रखना, कहीं ऐसे मत करना कि ए कुछ मान लिया 1 2, बी कुछ मान लिया 1 2 3 4, 0 नंबर देगा, और 2 बार 0 लिख के फिर 0 नंबर देगा, वो ध्यान रखना। क्योंकि कोई फिक्स थोड़ी है बी की, आप ए का मान 1 2, बी का मान 3 4 5 ऐसे कुछ मान लो। स्वैच्छिक ए बी का मान तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है, तो कभी भी आ जाए। तरीका वही है, हमें दोनों को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो तरीका वही है, एक बार इसको इसका सबसेट, एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना है। फिर समीकरण 1 और 2 से दोनों को क्या लिखना है, बराबर। सबसेट दिखाने का तरीका थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। एक अवयव कहां से लेके चलोगे आप, एक्स ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी से लेके चलोगे आप एक अवयव। अब x बिलोंग्स टू देखो, यहां से a यूनियन b, और माइनस है तो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था थता लिखा करो, और आगे वाले को क्या लिखा करो, नॉट बिलोंग्स टू। अब यहां से देखो x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और थता यहां से हम बात करें, देखो x से नॉट बिलोंग्स टू क्या है, a इंटरसेक्शन b है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x नॉट बिलोंग्स टू a और इंटरसेक्शन है तो आपको पता है, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू है तो यह लिखा जाएगा, और x नॉट बिलोंग्स टू b। देखो यहां से बात करें, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो यहां क्या दे रखा है, अब x a में नहीं है तो x किस में होगा, x बिलोंग्स टू a डैश, x b में नहीं है तो x किस में होगा आपके पास, b डैश में होगा। अब देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लो होता है, बंटनता नियम होता है, जैसे आप पढ़ते हो ना ए डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी प्लस सी में क्या होता है आप जानते होंगे, ए डॉट बी प्लस सी में ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होता है। एक बार ये ए डॉट किसके साथ आता है, बी के साथ, और एक बार ए डॉट किसके साथ आता है, ये सी के साथ आता है। तो यहां से ये कंप्लीट एक बार तो इसके साथ आएगा, और ये थताक समेत, और एक बार बीच में या लिखा जाएगा, जैसे वहां बीच में प्लस लिखा जाता है, और ये कंप्लीट किसके साथ आएगा आपके पास से, कंप्लीट किसके साथ आएगा, फिर ये x बिलोंग्स टू b डैश के साथ आएगा। x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और थता यह आएगा x बिलोंग्स टू a डैश के साथ। एक बार वही कंप्लीट बीच में क्या लिखा जाएगा, या, और ये कंप्लीट आएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और यहां से वही थता आएगा, और x बिलोंग्स टू क्या आएगा आपके पास से, b डैश आएगा आपके पास। सभी विद्यार्थियों को पता होगा। यहां से देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं, थता है तो दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। ये x x दोनों जगह तो x है, यहाँ बीच में थता है, बिलोंग्स टू है तो इंटरसेक्शन आएगा। यहां से क्या आएगा, a यूनियन b, थता है तो इंटरसेक्शन आएगा आपके पास, और यहां से क्या आएगा, a डैश। वहां से क्या आएगा, देखो यहां हम बात करें x बिलोंग्स टू a यूनियन b,
और थता है तो इंटरसेक्शन, और यहाँ क्या आएगा बी डैश। अब यहां से हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लो, दोबारा से लगा देते हैं। देखो यहाँ लगेगा ए यूनियन बी। देखो एक बंटन का नियम होता है, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, ध्यान रखना। इसका अर्थ होता है ये कंप्लीट, एक बार इंटरसेक्शन सी ए के साथ लिया करो यूनियन, और एक बार ये इंटरसेक्शन सी है वो किसके साथ लिया करो, बी के साथ। ये नियम होता है, ये एग्जाम में पूछ भी सकता है, इसको प्रूफ भी करवा सकता है। तो वही एक अवयव यहाँ से लेके चलना और उसको इसमें दिखाना, तरीका वही है। तो यहां से हम सॉल्व करें तो x बिलोंग्स टू, यहां पर क्या आएगा वो देखो, एक बार इंटरसेक्शन ए डैश किसके साथ आएगा, ए के साथ आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश, और यहां से क्या आएगा यूनियन, और यहां से क्या आएगा बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये होगा एक बार, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश आएगा, बीच में यूनियन आएगा, और फिर बी इंटरसेक्शन ए डैश। बीच में कौन सा चिन्ह चल रहा है, या का चल रहा है। यहां से क्या होगा x बिलोंग्स टू, देखो यहां से हम बात करें x बिलोंग्स टू, एक बार तो वही है इंटरसेक्शन बी डैश, वो किसके साथ आएगा, ए के साथ आएगा, और बीच में देखो यूनियन आएगा, और यहां से क्या आएगा बी इंटरसेक्शन बी डैश आएगा आपके पास। देखो यहां से सॉल्व करें, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, थोड़ा सा मैं तेज बताऊंगा इस चीज को। ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, फाई होता है, और यूनियन में आपको पता है बड़े वाला सेट आता है, तो फाई और इसका यूनियन लेंगे तो बड़ा कौन सा है, बी इंटरसेक्शन ए डैश। और यहां से क्या दे रखा आपके पास, देखो बी इंटरसेक्शन बी डैश तो फाई होगा, तो यहां से क्या आएगा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि बी इंटरसेक्शन बी डैश फाई होगा, और यूनियन दे रखा है, यूनियन में कौन सा आता है बड़े वाला सेट, फाई में तो कुछ एलिमेंट्स है नहीं, तो फाई में इसमें बड़ा तो ए इंटरसेक्शन बी डैश ही है। देखो यहां से हम बात करें, थोड़ा बात को समझो, जैसे ए माइनस बी होता है, एक्स बिलोंग्स टू, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, जैसे ए माइनस बी है, तो इसको कैसे लिखते हो आप कि एक्स ए में नहीं है लेकिन एक्स किस में होगा, तो एक्स ए में तो है लेकिन एक्स बी में नहीं होगा, आप जानते हैं सभी प्यारे विद्यार्थी। अब एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, और आपको पता है दोनों का क्या आएगा इंटरसेक्शन। एक बात देखो, तो ए माइनस बी क्या हो गया, सबसेट ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसी प्रकार हम उल्टा भी सिद्ध कर सकते हैं, फिर वो दोनों को क्या दिखा देंगे बराबर। वैसे मैं बात बताऊं कि जो ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के बराबर। यदि इंटरसेक्शन दे रखा हो और जिसमें डैश दे रखा हो ना, उसके माइनस लगा दिया करो। ऐसे बी इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, बी माइनस ए के बराबर होगा। तो ये तो क्या आपको पता है, एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, और ए इंटरसेक्शन बी डैश, ध्यान रखना ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के बराबर होता है। अब या दे रखा है तो दोनों का क्या आएगा यूनियन, वो तो किसी को भी पहले लिख दो, तो किस किस का यूनियन आएगा, ए माइनस बी का और बी माइनस ए का। हाँ ये थोड़ा सा नोट कर लेना कि ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी माइनस ए जिसके इंटरसेक्शन लगा हो ना, वो डैश लगाओ उसको माइनस में लिखा करो। जैसे यहाँ बी के डैश लगा हुआ है तो ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस ए लिखा जाएगा। तो यहां से देखो एक्स कहां से लेके चल रहे थे आप, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी से, और एक्स को आपने किस में दिखा दिया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए में। तो इसका सबसेट ये हो गया, फिर वो लिख देंगे एक बार। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ये इसका सबसेट होगा, और फिर दोनों को क्या दिखा देंगे इक्वल। यही अपने को प्रूव करना है, 2016 में आया था, तो वो रटने वाली बात नहीं है, आपका बेसिक कवर रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर दोगे, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं और भी, तो आप एक एक बात को ध्यान से पढ़ना। अब कंप्लीट तो करवा नहीं सकते, तो आप उन पर गौर करो। एग्जाम देखो बेसिक, रटो मत चीज़ों को, आपका बेसिक कवर है, तो कैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपको पता होना चाहिए, यूनियन को क्या लिखा जाता है, इंटरसेक्शन को क्या लिखा जाता है, माइनस को कैसे लिखते हैं, तथा नोट बिलोंग्स टू, ये बेसिक नॉलेज हो गया, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यदि आप में दिमाग है, थोड़ी दिक्कत भी आ रही है,
तो भी आप दिमाग से ऐसा सॉल्व कर सकते हो कि एग्जामिनर पकड़ ही नहीं सकता। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ से लेके चलना है एक व्यू और वो व्यू इसमें दिखाना है, कैसे भी लिखो वो सही लिखो, लिखना है वो गलत नहीं लिखना है। देखो हमेशा जैसे टीचर को भी चेक कर रहा है तो आप कहीं भी गलती करोगे ना तो टीचर की नज़र गलती पर सबसे पहले जाएगी, ध्यान रखना। तो जो लिखो वो सही लिखो और आप आराम से सही सही लिखोगे, आराम से सॉल्व हो जाता है इसका। ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इनको सॉल्व करना आप। अब देखो हम बात करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत की। गणितीय आगमन सिद्धांत के बारे में ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये बात आपको आती है, मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरी गणितीय आगमन सिद्धांत वाला। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या होता है, पहले n बराबर 1 के लिए प्रूव करवाते हैं, फिर n बराबर m के लिए मानते हैं, और फिर किसके लिए प्रूव करवाते हैं, n बराबर m+1 के लिए और प्रूव करवाते हैं। सबको पता है, काफी एग्जाम्पल क्वेश्चन अपनी बुक में दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है। n कहाँ से होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरी में हमेशा कैपिटल n से होता है। कैपिटल n क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3। मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरी होती है ना, वो कैपिटल n के लिए काम करती है ओनली। ओके, एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं और फिर आपको स्वयं को सॉल्व करना है। एक बार मैं थोड़ा सा रुको, एक मिनट आप। देखो क्वेश्चन निकाल लो कोई। जैसे एग्जाम में आ गया, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है अपने, गणितीय आगमन सिद्धांत से आपको प्रूव करना है कि 1 + 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 2 की पावर n बराबर क्या होता है, 2 की पावर n+1 -1 होता है। ये प्रूव करना आपको। 1 + 2 ये दे रखा है, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की पावर n, ये दे रखा है आपके पास। आपको इसके बराबर क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से लिखने का तरीका आपको पता है, इसे गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है तो लिख देना। सर्वप्रथम हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। सर्वप्रथम हम n बराबर किसके लिए प्रूव करेंगे, 1 के लिए। तो n बराबर 1 के लिए दिए गए कथन की LHS क्या होगी बताइए। LHS लेफ्ट हैंड साइड आप समझ गए होंगे ये। तो n बराबर 1 रख लीजिए, इसमें कितना आ रहा है बताइए। n की जगह 1 रखेंगे। अब n की जगह 1 रखते हो आप तो क्या आ रहा है, 2 की पावर 1 आ रहा है। n की जगह 1 रखते हैं तो 2 की पावर 1। तो आप समझ जाना आपको वैल्यू क्या लेनी है, कहीं ये गलती एग्जाम में मत कर देना आप। कहीं ये एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आ जाए, सब कुछ आपको आ रहा हो और वहां गलती कर दो आप। n बराबर 1 ले रहे हैं हम, जैसे n बराबर n के लिए देखो LHS क्या होगी, कंप्लीट होगी। n बराबर 2 के लिए LHS क्या होगी, कहने का अर्थ आपको 2 की पावर 2 तक लेना है पद। n बराबर 1 के लिए LHS क्या होगी, 2 की पावर 1 आ रही है, तो आपको यहाँ ओनली 2 की पावर 1 नहीं, ये सीरीज देखो आप कैसी है। n बराबर 1 लेने पर 2 की पावर 1 आ रहा है, तो आपको जो वैल्यूज लेनी है वो कहां तक लेनी है, 2 की पावर 1 तक लेनी है आपको। RHS की हम बात करें तो RHS कैसे निकालोगे, इसमें भी n की जगह 1 रख दो, तो 2 की पावर 2 -1, 4 -1 कितना हो गया आपके पास, 3 हो गया आपके पास। तो देखो LHS बराबर क्या आ गई, RHS आ गई। तो ये n बराबर किसके लिए प्रूव कर दिया हमने, 1 के लिए प्रूव कर दिया। अब n बराबर m के लिए मान के चलते हैं। माना जो कथन है आपके पास वो n बराबर m के लिए क्या है, सत्य है। n बराबर m के लिए क्या है, सत्य है। n बराबर m के लिए सत्य है तो इसका अर्थ क्या हो गया आपके पास, कहने का जहां भी n है वहां क्या कर दीजिए आप, m कर दीजिए आप। यहां से क्या आएगा, 2 की पावर m+1 और -1। अब हम किसके लिए प्रूफ करेंगे, लिखने का आपको तरीका आता होगा सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अब आपको किसके लिए प्रूव करना है, n बराबर m+1 के लिए। तो n बराबर m+1 के लिए ये देख लिया करो आप, ये साइड है ना LHS, वो क्या होगी, n बराबर m+1 के लिए इसमें हमें पता है कहां तक पदाएंगे, n की जगह m+1 रख दो, तो 2 की पावर m+1 आ रहा है, कहने का इधर कहां तक पदाएंगे, 2 की पावर m+1। सीधी सी बात है, n की जगह रख के देख लिया करो लास्ट वाले पद में m+1, n बराबर m+1 के लिए प्रूव कराओ। तो आप क्या करना,
टू की पावर m प्लस वन आ रहा है। समीकरण एक तो सत्य है, समीकरण एक के दोनों पक्षों में क्या जोड़ देना, टू की पावर m प्लस वन। क्या जोड़ोगे, टू की पावर m प्लस वन जोड़ देना। तो टू की पावर m प्लस वन जोड़ेंगे, वन प्लस टू का स्क्वायर, डॉट डॉट क्या आएगा, टू की पावर m प्लस वन। इधर क्या आएगा देखो, इधर भी जोड़ना पड़ेगा आपको, टू की पावर m प्लस वन माइनस वन। बात समझ में आ गई होगी। इधर वाली साइड देख लिया करो क्या आ रही है, n की n बराबर m प्लस वन के लिए, तो वो भाग जोड़ दिया करो। अब हमें लेके क्या आना है, n की जगह m प्लस वन रख के देखो, RHS LHS तो हम पहले से दिमाग लगा लेते हैं कि LHS कहाँ तक जाएगी, टू की पावर m प्लस वन तक जाएगी, तो वो पद जोड़ दिया करो। देखो LHS तो ये आएगी n बराबर m प्लस वन के लिए। अरे ये सत्य था, n बराबर m के लिए। अब इधर भी जोड़ा है, इधर भी जोड़ा है, तो कुछ गलत किया नहीं अपन ने, लेकिन अपने को RHS चाहिए। अब n बराबर m प्लस वन के लिए प्रूफ करवा रहे हैं, तो n की जगह m प्लस वन पुट करके देखो आप, टू की पावर m प्लस टू आएगा, तो ये आना चाहिए। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो टू डॉट टू की पावर m प्लस वन और माइनस वन, दो की पावर m प्लस वन दो बार है तो टू डॉट आएगा। और आधार समान है तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है घातें जुड़ती हैं, तो दो की पावर एक और दो की पावर m प्लस एक कितना आएगा, दो की पावर m प्लस दो माइनस एक। देखो ये n बराबर m प्लस वन के लिए भी प्रूफ हो गया। n की जगह m प्लस वन रख के देख लो, यहाँ तक तो आएगा टू की पावर m प्लस वन तक, और यहाँ n की जगह m प्लस वन रख के देखो वो आएगा, वो आ गया। तो लिख देना, अत्य दिया गया जो कथन है वो प्रत्येक धन पूर्णांक बोल दो और चाहे प्रत्येक प्राकृत संख्या बोल दो, एक ही बात है, के लिए सत्य है। ओके, तो आप मेरे हिसाब से इनको सॉल्व कर लोगे। और हम कोई चर्चा करें, थोड़ा सा समय अपने पास काफ़ी कम है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 आ गया जैसे एग्जाम में, अब रटने वाले क्वेश्चन नहीं है, देखो उसमें pn मान लिए ना आप, जैसे इधर भी n के पद दे रखे हैं, बराबर में इधर भी n के पद दे रखे हैं, वहां pn की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 अभी मैं बोल के बताता हूँ कैसा है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या माना करो आप, pn मान लिया करो आप। 2n प्लस टू माइनस 24n माइनस, इतना हार्ड इजी बता देते यार, लिख दिया तो देख लो आप, तो इजी हार्ड क्या है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और तो क्या होगा। 5 की पावर 2n प्लस टू माइनस 24n माइनस 25, और हमें प्रूव करना है कि ये किससे विभाज्य है, 576 से विभाज्य है, प्रत्येक कैपिटल एन से। हमें प्रूव करना है कि किससे डिवाइड है, 576 से डिवाइड है ये, प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए। कहने का अर्थ एन का मान कुछ भी लें, हमेशा जो मान आएगा वो 576 से क्या आएगा, विभाज्य आएगा। तो ये दे रखा था, ये कथन ये दे रखा था कि सिद्ध कीजिए कि यह प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए 576 से विभाज्य है। तो आप ऐसा कुछ दे रखा उसको pn मान लिया करो। और इसे कौन से नियम से प्रूव करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरी से प्रूव करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत से। सबसे पहले हम वही n बराबर किसके लिए प्रूव करेंगे, एक के लिए प्रूव करोगे आप, n बराबर एक के लिए। तो n की जगह 1 पुट करोगे तो 5 की पावर क्या आएगा, 4 माइनस 24 माइनस 25। देखो 5 की पावर 4 कितना हो गया, 625 हो गया, और यहाँ से कितना आएगा, 24 25 49। अब लेस करोगे तो वही है, 15 में 9 घटाओगे छाएगा आपके पास 11 बचेगा, क्योंकि एक बचेगा, यहाँ से और लेंगे हासिल, तो 11 में 4 घटाओगे 7 आएगा। अरे 576, देखो n बराबर एक के लिए क्या है, सत्य है, क्योंकि n बराबर एक के लिए इसका मान 576 आ रहा है, और 576 में किसका भाग जाता है, 576 का। अब वही है कि माना कि जो pn है वो n बराबर m के लिए क्या है, सत्य है। देखो एक के लिए तो प्रूफ करवाते हैं, एक के लिए प्रूफ कर दिया, क्योंकि n बराबर एक लेने पर जो मान आ रहा है वो किससे डिवाइड है, 576 से। और हम n बराबर m के लिए मानते हैं, आपको पता है, तो हमने मान लिया कि माना जो pn है वो n बराबर m के लिए क्या है, सत्य है। अब n बराबर m के लिए सत्य है, तो n की जगह इसमें क्या पुट कर दो आप, m पुट कर दो आप। कहने का अर्थ n की जगह m पुट करेंगे तो जो मान आएगा वो 576 से विभाज्य कौन सा होगा, 576 का कोई गुणज होगा। तो n बराबर m के लिए 576 से विभाज्य आपने माना है, तो n की जगह m रख दो, और जो माना है वो 576 का क्या लिख दो, गुणज। और गुणज को आप जानते हैं कैपिटल n आता है गुणा में, 1 2 3 गुणज ये होता है। 3 का गुणज क्या होगा, 3 के गुणा में आप पहले 1 ले लीजिए, फिर 2 ले लीजिए 6, 3 के गुणा में 3 ले लीजिए, फिर 9, तो ये गुणज आते जाते हैं। तो लैम्बडा कहाँ से ले रहे हो, कैपिटल n से। n बराबर m के लिए सत्य मान लिया। अब हम किसके लिए प्रूफ करवाएंगे, n बराबर m प्लस 1 के लिए प्रूफ कराओगे। अब हम किसके लिए प्रूफ करेंगे, n बराबर m प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। n बराबर m प्लस 1 के लिए कैसे प्रूफ करोगे, n की जगह आप m प्लस 1 रख दो यहाँ, तो n की जगह m प्लस 1 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2m प्लस 4 आएगा आपके पास, और माइनस 24
एन की जगह क्या रख दो, m+1 रख दो आप, और यहाँ से क्या आएगा 25 आएगा आपके पास, ये आएगा n की जगह m+1 रखोगे तो नॉर्मल सी बात है। सॉल्व कर दीजिए, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 25.5 की पावर 2m+2 और -24m और -69 सॉरी 49, 24m आएगा, 24 और 25 49 हो गया आपके पास। अब यहाँ से देखो, ये तो समझ गए होंगे 5 की पावर 2m+2 तो 2 बच गया, वो 5 की पावर 2 25 हो जाएगा आपके पास। अब देखो इसका मान समीकरण 1 से रख दो आप, इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 1 से क्या आएगी, तो आप सबको इधर लेके जाना पड़ेगा इनको, तो 25 तो यहाँ है ही आपके पास, और यहाँ क्या क्या आएगा 576 लैम्बडा आएगा, प्लस का 24m आएगा, और प्लस का कितना आएगा 25, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 24m और माइनस का 49। इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, 25 × 576 लैम्बडा, क्योंकि कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा बाद में। यहाँ देखो आप, देखो 25 को किससे गुणा करोगे, 24 से गुणा करोगे आप, 25 को 24 से गुणा करोगे, उसमें से क्या घटाओगे फिर 24 भी घटाओगे आप, तो 25 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास 25 चौक 100, 10 आ गया, 600 आ गया, 600 में से क्या घटाओगे आप 24 घटाओगे तो 576 आ जाएगा आपके पास, यह आएगा 576 m आएगा आपके पास से। अरे ये देख लीजिए 25, 625 में से 49 घटाओगे तो 576 आएगा आपके पास, किसका आएगा ये प्लस के आएंगे सभी। कंप्लीट में क्या कॉमन आ रहा है, देखो 576 कॉमन आ रहा है, ये 25 लैम्बडा आएगा और प्लस का 1 सॉरी m और ये 1 आएगा। देखो लैम्बडा भी कहाँ से होता है, कैपिटल एन से होता है, एम भी कहाँ से होता है कैपिटल एम से, तो आप इसको क्या लिख सकते हो आप के वगैरह लिख दिया, के भी जैसे आप इसको पूरे को के मान लेना आप यहाँ से, तो 25 लैम्बडा आएगा प्लस का m+1, और ये किस में होगा आपके पास कैपिटल एन में होगा, क्योंकि लैम्बडा भी एन से है एम भी एन से है, तो ये कंप्लीट वैल्यू किस में होगी आपके पास एन में होगी। तो ये 576 क्या आ गया, तो ये 576 का गुणज है, तो ये n बराबर m+1 के लिए भी प्रूफ हो गया, तो लिख दिया गया खतन हमेशा किससे डिवाइड होगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए 576 से विभाज्य होगा। देखो आगे वाले चैप्टर की बात करें, आगे वाला चैप्टर आपके कौन सा दे रखा है, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत 1.4 है, वैसे यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है वो कई बार, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। तो आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत में क्या होता है, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, एक मिनट रुकना, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत में आपको कुछ नियम ध्यान रखने हैं, जैसे एक तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो क्या होता है मोड ऑफ सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, ए यूनियन बी का मोड, जैसे आप 12th क्लास में लिखते थे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, या ए यूनियन बी का अर्थ तो आप समझते हो कि दो समुच्चयों का संघ, लेकिन उसके मोड लग रहा है तो समझ जाना उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मोड का अर्थ, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, तो मोड समझ गए आप यहाँ, तो ए यूनियन बी का मोड किसके बराबर होता है, ध्यान रखना मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मोड। अभी इनको प्रूफ करवाएंगे, थोड़ा सा मैं टाइम होता तो आराम से इसको एक्सप्लेन करके बताते, लेकिन अभी एक ये गड़बड़ कैसे, टाइम होता तो इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बता देते आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है। अभी मैं डायरेक्टली आपको एग्जाम की दृष्टि से जो मेन इंपोर्टेंट बात है उसी पे फोकस कर रहे हैं। जैसे एक ये नियम होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का मोड क्या होता है, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी प्लस मोड ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मोड माइनस बी इंटरसेक्शन सी का मोड माइनस ए इंटरसेक्शन सी का मोड, और प्लस क्या आता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मोड। इसी प्रकार हम बात करें, एक होता है ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का मोड, ये क्या होता है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी प्लस मोड ऑफ सी, और प्लस मोड ऑफ क्या होता है डी, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन डी, और बी इंटरसेक्शन सी का मोड माइनस बी इंटरसेक्शन डी का मोड, और यहां से आएगा सी इंटरसेक्शन डी का मोड, फिर
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तीन वाले प्लस में आएंगे। अरे नियम मेरे हिसाब से आपको याद होंगे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। ए सी डी ले लीजिए आप, एक ए बी डी ले लीजिए आप, यहां से ए सी डी भी ले लिया, ए बी डी भी ले लिया आपने, और कौन सा भाग बच गया आपके पास, बी सी डी, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और माइनस क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होता है ना, ए बी सी डी बी सी डी सी डी, ए बी सी ए सी डी ए बी डी बी सी डी, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं आवृष्टि अपवर्तन सिद्धांत में, तो आपको ये याद होने चाहिए। इनमें एग्जाम में पूछ भी सकता है, वैसे संभावना इन दो की ज्यादा है, ये तो कभी पूछेगा नहीं एग्जाम में, इसका प्रूफ है ना, लेकिन ये क्वेश्चन वगैरह जब आपने देखा होगा पढ़ा होगा तो वहाँ ये फॉर्मूला काम आता है, इसका और इसका प्रूफ पूछ सकता है एग्जाम में। मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ आपको, देखो जल्दी से, एग्जाम में आ गया प्रूव दैट, यहां से आ गया आपके पास ए यूनियन बी का मोड बराबर क्या होता है, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मोड। अब इसको एग्जाम में कैसे प्रूव कराओगे वो देखो आप, ये आपके पास सेट ए है, ये सेट क्या आपके पास बी है, और ये क्या है यूनियन आपके पास, याद रखना। अब ये इस वाले भाग की मैं बात करूं, अब इसमें देखो ए तो है लेकिन इसमें क्या नहीं है, बी नहीं है, क्योंकि बी इधर है, तो जो नहीं है इंटरसेक्शन लिखा करो, उसके डैश लगा दिया करो। इस वाले में भाग की बात करूं तो इसमें बताइए आप, इसमें बी है लेकिन इसमें क्या नहीं है, ए नहीं है, तो जो नहीं है ना उसके डैश लगाया करो। इसमें दोनों हैं तो यहाँ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा। देखो यहाँ हम बात करें जो आइलर आरेख है उससे हम बात करें तो ए बराबर क्या लिख सकता हूं, ए में देखो क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, और क्या आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। एक चीज याद रखना, जैसे ए कोई भी सेट दे रखा हो उसमें दे रखा है 3 4, और बी कोई भी सेट दे रखा हो जैसे ए बी सी, ये ए बी कैसे समुच्चय हैं आप बताइए, एस युक्त समुच्चय होते हैं। एस युक्त समुच्चय का अर्थ क्या होता है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो 5 हो, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट से नहीं हो। मैं आपसे बात करूं मोड ऑफ ए कितना होगा, देखो मोड लगते ही उस समुच्चय में अवयवों की संख्या आती है 2, मोड ऑफ बी का मान कितना आएगा 3 आएगा। यदि मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो उसमें क्या आएगा 3 4 ए बी सी आएगा। और यदि इसके मोड की बात करूं मैं, ए यूनियन बी का मोड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, तो 5 होंगे आपके पास। ए और बी यदि असंयुक्त समुच्चय है तो जो ए यूनियन बी का मोड है वो किसके बराबर होता है, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी के बराबर होता है, क्योंकि फिर ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, उसका मान कितना हो जाता है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन यदि असंयुक्त समुच्चय है ए और बी तो उनका इंटरसेक्शन 5 होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मोड का अर्थ होता है ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। अब उनका इंटरसेक्शन ही 5 है तो ए इंटरसेक्शन बी का मोड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उसमें अवयवों की संख्या कोई नहीं होगी। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि यहां समुच्चय कैसे हैं आप बताइए मेरे को, ए इंटरसेक्शन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी, आप बोलो सर डिसजॉइंट सेट है तो, क्योंकि इसमें तो ये वाला भाग ले रहे हो आप, और ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला भाग, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे मैं इधर मोड लगा रहा हूं तो इधर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोड लगाना पड़ेगा आपको, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब असंयुक्त समुच्चय होते हैं ए और बी, जैसे यहाँ ए बी लिए हैं तो देखो ए यूनियन बी, इसका भी मान 5 आ रहा था और इसका भी ए का मान 2 और बी का मान 3 5 आ रहा है। तो यदि असंयुक्त समुच्चय है बीच में यूनियन दे रखा है तो अलग अलग मोड लेते हैं और बीच में क्या लगाते हैं प्लस, जैसे यहाँ यूनियन है असंयुक्त समुच्चय है, दोनों का अलग अलग मोड लेंगे और क्या लगाएंगे प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसी प्रकार मोड ऑफ बी निकालोगे ना, जैसे ए में ये 2 थे तो दोनों का अलग अलग मोड आ गया और प्लस बी, मोड ऑफ बी निकालोगे तो कौन कौन सा आएगा, एक तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, क्योंकि वो भी असंयुक्त समुच्चय है तो वो ये ऊपर वाली प्रोसेस लगाएंगे, तो एक तो ए इंटरसेक्शन बी का मोड प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी का मोड। इसी प्रकार हम बात करें ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो तीनों आएंगे उसमें, क्योंकि यूनियन में तो कंप्लीट आता है, तो तीनों आएंगे तो क्या होगा, फिर मोड लेंगे, तीनों असंयुक्त हैं क्योंकि इसमें और इसमें आपस में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तीनों परस्पर क्या है डिसजॉइंट सेट है, असंयुक्त समुच्चय है।
तीनों का यूनियन आएगा, ए यूनियन बी के बराबर में क्या आएगा, तीनों का यूनियन। तो फिर कंप्लीट का इधर मोड लोगे ए यूनियन बी का, तो इधर तीनों के भी मोड आएगा। और तीनों एस युक्त समुच्चय हैं तो अलग अलग मोड लेंगे, यूनियन की जगह क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो यहाँ से क्या क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, एक कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी, और प्लस कौन सा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी। इक्वेशन नंबर कौन सी है, थर्ड है। इसको उठा देता हूं, देखो मैं अब वीडियो पॉज करके आप उतार लिया करो। देखो यहां से, अब यहां से मोडो ए मोडो बी को मैं जोड़ता हूं तो क्या क्या आएगा, देखो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये आएगा आपके पास। और यहां से क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी, दोनों को जोड़ेंगे इधर मोडो पे मोडो बी को, इधर मोडो ए प्लस मोडो बी, इधर ये चारों पद आ जाएंगे। अब इसकी जगह, इसकी जगह और इसकी जगह देखो मैं यहां समीकरण नंबर 3 से क्या लिख सकता हूं, देखिए आप आराम से, ए यूनियन बी का मोड, तो मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, और यहां से आएगा इन तीनों की जगह लिख सकता हूं ए यूनियन बी का मोड, और प्लस क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी का मोड। तो यहां से ए यूनियन बी का मोड है वो किसके बराबर होगा, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मोड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। थोड़ा बहुत बुक में देख लेना आप, लैंग्वेज वगैरह, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट ही बताया इस चीज़ को। इसी प्रकार वो ए यूनियन बी यूनियन सी है, उसको भी सेम टू सेम इसी प्रकार डायग्राम बना के प्रूव करना है कि जो उस कॉमन वाले पार्ट में नहीं हो, जो नहीं होता उसके डैश लगा दिया करो। जैसे इस वाले भाग में बी नहीं था तो हमने बी के डैश लगा दिया, और इंटरसेक्शन लगाया करो। ओके, तो इसी क्लास में इतनी चर्चा करते हैं। एक मिनट देखो, यूनिट नंबर फर्स्ट की मैं कंप्लीट ही चर्चा कर लेता हूँ, 2 मिनट और देख लीजिए। आगे चैप्टर नंबर सेकंड भी है। तो चैप्टर नंबर सेकंड में ये कुछ परिभाषाएं दे रखी है संबंध की, फलन की, तो आप इन परिभाषाओं को स्वयं देखोगे। वैसे मैं आपको बता दूं, चैप्टर फर्स्ट में से क्वेश्चन मिल जाता है यूनिट नंबर फर्स्ट का, मिक्स होने की संभावना रहती है, तो वो कौन से चैप्टर से ज़्यादा रहती है, 2.3 से ज़्यादा रहती है। एक बार मैं वीडियो को देख लेता हूँ, ज़्यादा लेंथी तो नहीं बना। ज़्यादा जो संभावना रहती है वो 2.3 से रहती है। तो 2.3 में आप जानते होंगे कुछ संबंध वगैरह दे रखे हैं। थोड़ा सा मैं 5 मिनट और बता देता हूँ। देखो इसमें रिलेशन वगैरह की बात दे रखी है। अब संबंध की परिभाषा दे रखी है, संबंध आप जानते होंगे। जैसे कोई संबंध आर है, ए से बी में कोई संबंध कब होगा, जब आर का प्रत्येक अवयव कहां से लो आप, ए क्रॉस बी से, तब आर है वो ए से बी में क्या कहलाएगा, एक संबंध। जैसे हम बात करें, ए बराबर क्या दे रखा है, 1 2 दे रखा है, शॉर्ट रूप से बता रहे हैं। बी बराबर दे रखा है ए और डी दे रखा है। ए क्रॉस बी क्या होगा आप बताइए, गुणा सब जानते हैं, पहले 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 ए से भी होगा और 1 किससे होगा, डी से भी होगा। फिर 2 है वो ए से भी होगा और 2 किससे होगा आपके पास, डी से भी होगा। अब यहां हम बात करूं, मैंने जैसे R1 ले लिया, R1 ले लिया मैंने, 1A और 2D ले लिया। R2 मैंने ले लिया A1 और यहां से मैंने ले लिया 2A। R3 मैंने ले लिया यहां से 1A 1D 2A और यहां से 2D। देखो R1 क्या ए से बी में एक संबंध होगा, हाँ, क्योंकि R1 का प्रत्येक अवयव कहां से लिया आपने, ए क्रॉस बी से लिया है। जैसे आर है वो ए से बी में एक संबंध कब होगा, जब आर किसका सबसेट हो, ए क्रॉस बी का। तो R1 ए से बी में एक संबंध कब होगा, जब R1 किसका सबसेट हो, ए क्रॉस बी का। कहने का अर्थ R1 का प्रत्येक अवयव कहां से लो आप, ए क्रॉस बी से। हाँ है, R1 1A भी है, 2D भी है आपके पास। R2 है क्या, R2 एक सेट नहीं है, क्योंकि A1 है। कहने का अर्थ यहाँ R2 है वो किसका सबसेट नहीं है, ए क्रॉस बी का, क्योंकि A1 है वो R2 में तो है लेकिन वो ए क्रॉस बी में नहीं है। तो R2 का प्रत्येक अवयव आप कहां से नहीं ले रहे आप, ए क्रॉस बी से। तो R2 है वो ए से बी में एक संबंध नहीं है। R3 का प्रत्येक अवयव कहां से ले रहे हो, ए क्रॉस बी से। तो R3 भी ए से बी में एक संबंध है आपके पास। और देखो ये जब R बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, तो ऐसे संबंध को कौन सा संबंध बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। रिक्त संबंध क्या होता है, जैसे मैंने ले लिया R4 बराबर 5, फाई हमें पता है ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो R4 एक संबंध तो है, लेकिन ये कैसा संबंध है ये, क्योंकि फाई तो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। लेकिन R4 एक संबंध तो है, लेकिन एक कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन आपके पास।
ओके, तो ऐसे ही कुछ परिभाषाएं आगे रिफ्लेक्सिव दे रखा है, सिमेट्रिक दे रखा है, ट्रांजिटिव दे रखा है, जैसे समतुल्य संबंध क्या होता है, ये चीजें आप जानते होंगे। इन चीजों को आप खुद भी कवर कर सकते हो। समतुल्य संबंध क्या होता है, जैसे मान लीजिए समुच्चय ए है 1 2 3 और इस पर परिभाषित कोई संबंध है आर, और आर, अब ए पर परिभाषित संबंध है आर, तो हमें पता है आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सम। आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का। तो 2 3 यहां से 2 2 यहां से 3 3। तो समतुल्य संबंध क्या होता है, कोई भी संबंध आर है वो समतुल्य संबंध कब होगा, जब आर ए का प्रत्येक अवयव, जब समुच्चय कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव आर में क्या हो, स्वयं से संबंधित हो। जैसे ए में 1 2 3 है तो आर में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। इसी प्रकार सिमेट्रिक की बात करें, सममित की बात करें, तो सममित आप जानते हैं कि जैसे कोई आर है, अब उसमें 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो क्या होना चाहिए, 3 2। ऐसे एक संक्रामक होता है, देखो संक्रामक में क्या होता है, अब कोई आपको बोले कि संक्रामक संबंध है, तो आप देखोगे ए बी है, जानते होंगे परिभाषा तो आप, कि ए बी आर में है और बी सी आर में है। संक्रामक संबंध की परिभाषा लिखा रहा हूं मैं, ए सी भी आर में होना चाहिए। सिमेट्रिक की परिभाषा क्या होती है कि ए बी आर में है तो बी ए भी किस में होना चाहिए, आपके पास आर में होना चाहिए। और समतुल्य की ए यदि कैपिटल ए से है तो ए किस में होना चाहिए, आर में। कहने का अर्थ कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव आर में स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अब देखो ए बी है, ए बी किसको पढ़ोगे, 1 2 को, तो बी सी क्या होगा, 2 से स्टार्ट होने वाला होगा, तो ये बी सी आ गया, तो ए सी है 1 3 है। और देख लो कहीं नियम तो फेल नहीं हो रहा, 2 3 इसको ए बी पढ़ते हैं तो बी सी नहीं है, क्योंकि 3 से कोई एलिमेंट से स्टार्ट नहीं हो रहा, और कोई इसको ए बी पढ़ते हैं तो बी सी नहीं है। यदि ए बी और बी सी है तो ए सी को देखते हैं, तो यहाँ देखो ए बी बी सी था, ए सी भी था, और कोई ए बी बी सी दोनों है नहीं तो ए सी को देखेंगे नहीं। तो बात समझ में आ गई होगी। ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा आपके पास। ये सब समुच्चय पर परिभाषित संबंध लिखे हैं मैंने ना तीनों। इस प्रकार जैसे हम बात करें तुल्यता संबंध क्या होता है, ऐसा संबंध जो तुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, उसे क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। ऐसे आंशिक क्रम संबंध भी होता है कि ऐसा संबंध जो समतुल्य है वो प्रतिसम्मित हो और क्या हो, संक्रामक हो। उसमें सम्मित की जगह क्या आ जाता है, प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित की आप परिभाषा बुक में पढ़ लेना, आपको पता भी होगा, मैं बोल के बता देता हूँ। कोई भी संबंध है वो प्रतिसम्मित संबंध कब कहलाता है, कि यदि ए बी आर में है और बी ए आर में है तो ए बराबर बी होना चाहिए, फिर तब वो संबंध कैसा संबंध कहलाता है, प्रतिसम्मित। तो काफी बातचीत है, आप मेरे हिसाब से आप सॉल्व करोगे, चीजों को समझोगे, फटोगे। चैप्टर फर्स्ट का लेना, अरे 2.1 2 तो 5-5 मिनट के चैप्टर हैं, 2.1 2.2 हार्ड नहीं है, 2.3 में थोड़ा सा टाइम दे देना। कैसे याद कवर करो अच्छे से सिलेबस को, ओके। तो आप इनको कवर करो। ये यूनिट नंबर कौन सी कंप्लीट हो गई आपकी, फर्स्ट। मैंने शॉर्ट रूप से करवाई है ना, और आपकी पढ़ी भी है। कुल मिला के देखो सब कुछ आपको पता है, एक दिन में कवर नहीं हो सकता। कुल मिला के आपके रिवीजन में क्या मिल जाएगी, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी इस, ओके।